हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर क्लास 10th का। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम अगर बात करते हैं लाइट के बारे में तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, दैट एनेबल अस टू सी। अगर हम एक कमरा है, अंधेरा है उसमें, तो हम कोई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे, वहां पे क्या पड़ा है, क्या चीज है, वो नहीं देख पाएंगे। बट जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, बिकॉज जो लाइट है वो उन ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही है। तो लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। सो लिखते हैं लाइट चैप्टर के बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन लाइट की। तो लाइट की डेफिनेशन में आते हैं। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that enables us to see, that enables us to see, हमें देखने में हेल्प करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी। अब लाइट के बिना हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ये हमें पता है। तो हम अगर इसको डेफिनेशन को एक और तरीके से, एक और डेफिनेशन यूज की जाती है सेंसेशन ऑफ विजन के नाम से। क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। हर एक का अपना अपना सेंस करने का है। तो हमारे पास जो आईज है वो विजन करते हैं, विजन हमारे को बताता है। तो लाइट ही है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो लाइट का बेसिक ये है। अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो व्हाट इज द लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ? सन। अगर हम बात करते हैं, अगर पहले के आज के डेट में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत सारे, लाइक हमारे बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, तो ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट ये भी है आज की डेट में। लेकिन हमारे पास मेन सोर्स ऑफ लाइट जिससे हमारा पूरा दिन का चलता है, मैक्सिमम टाइम हमारा जो दिन का होता है वो हम किस पे डिपेंड करते हैं? सन के ऊपर, लाइट के लिए। तो मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन अर्थ इज सन। तो हम यहां लिख लेते हैं मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन। ओके। अच्छा, अब इसके बारे में समझते हैं लाइट के बारे में। पहले के लोग क्या था, जब लाइट के बारे में स्टडी होने स्टार्ट हुई तो पहले लोग लाइट को एक सब पार्टिकल समझते थे कि वो पार्टिकल है, क्योंकि वो क्या होता था, वो आता था, ऑब्जेक्ट पे टकराता था और वो बाउंस बैक कर जाता था। फिर बाद में उन्होंने कुछ फिनोमिना और ऑब्जर्व करे, जैसे कि आपने भी देखा होगा, अगर हम एक कमरा है, आपने गेट बंद कर रखा है, आपके कमरे के बाहर लाइट आ रही है, तो हमारे को डोर के किनारे से लाइट क्या होती है? बेंड होकर अंदर आ रही होती है। तो अगर एक बात करते हैं, यहां से लाइट आ रही है और बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो जिससे लाइट पास नहीं हो सकती, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो लाइट क्या होती है? लाइट इसके कॉर्नर से बेंड होकर आती है। तो लाइट जो होती है वो कॉर्नर में बेंड हो जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो उस फिनोमिना में, इस फिनोमिना को जब हम स्टडी करा तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो यूज किया गया वो किया गया वेव नेचर। तो हमारे क्या हुआ, हमने लाइट पहले पार्टिकल माना जाता था, फिर वेव। इन्होंने बोला नहीं, लाइट वेव है, तो ये क्या था, ये इसमें कॉन्ट्राडिक्ट होता रहा। फिर अब क्या है, अब हम बात करें आज की डेट में हमारे पास है क्वांटम थ्योरी। सो आफ्टर क्वांटम थ्योरी इट वाज क्लियर कि लाइट जो है ना ही पार्टिकल है ना ही वो वेव है। इट इज अ पार्टिकल विद व्हिच हैव अ एसोसिएशन विद वेव। तो वो दोनों की तरह एक्ट करता है। इट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरह वो एक्ट करता है। आज तो हम बात करेंगे, इस चैप्टर में हमें स्टडी करने हैं लाइट के फिनोमिनास, जो जैसे 2 है आपके पास पढ़ने के लिए। वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अनदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब हम कोई भी लाइट किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट पे टकराती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हमारी लाइट्स आ रही हैं, लाइट आती है तो वो क्या करती है? बाउंस बैक कर जाती है। तो इस फिनोमिना को क्या कहा गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट,
bouncing back of light after striking a shiny surface से हमारे हम स्ट्राइक कराते हैं is known as reflection of light. तो is known as reflection of light. तो इससे इस फिनोमिना से कहते हैं हम रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट आप रखते हैं, लाइट आती है उससे बाउंस टकराती है, बाउंस बैक करके चली जाती है. दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. गॉट इट? समझ आ गया होगा. अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा इसी के बारे में हमें आगे डीप में समझना है. तो हम पहले स्टार्टिंग से करते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना. अगर हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस, किस सरफेस से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट कहां पे बाउंस बैक हो रही है, टकरा के कहां से जा रही है, जिस सरफेस कैसे सरफेस है वो, उसके अकॉर्डिंग लाइट्स जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो दो तरीके के होते हैं. वन इज अगर हमने ऑब्जेक्ट जो हमारा है जिससे रिफ्लेक्ट हुआ वो स्मूथ है, और अनदर इज रफ. तो लाइट के लिए अगर हम पहले इसको समझते हैं. अगर हमारा सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो लाइट अगर हमारी आती है पैरेलल आती है, लाइट्स क्या होती है, लाइट की रेज आर पैरेलल टू ईच अदर आती है. तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट विल गो इन पैरेलल फॉर्म. वापस ये कैसे जाएंगी, पैरेलल ही चले जाएंगी, जिस तरह से आई थी उसी तरीके से चले जाती हैं. इसे कहते हैं स्मूथ रिफ्लेक्शन. स्मूथ सरफेस से कहते हैं, या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो हमारा नॉर्मल रेगुलर रिफ्लेक्शन में बात करते हैं. नाउ अदर केस, जो आपका लाइट आई एक रफ सरफेस पे आपने स्ट्राइक करी, तो ये क्या होगा, ये बाउंस बैक कर जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस. कैसी, ये हर एक डायरेक्शन में जा सकती है. तो आने के लिए हम एरोस दिखाते हैं और जाते समय ये डिफ्यूज हो गई, ये हर जगह पे फैल गई. तो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और रफ रिफ्लेक्शन. सरफेस कैसा है, रफ रिफ्लेक्शन होगी, तो रफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है. तो डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, सरफेस किस तरीके का है, स्मूथ है तो इसको स्मूथ रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा. अगर सरफेस रफ है तो उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर रफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा. तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कह दें या फिर रफ रिफ्लेक्शन हम उसे कह सकते हैं. ये रफ रिफ्लेक्शन में आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं लाइट कहां जा रही है, बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है कि आपने लाइट आई तो आपको कहां जा रही. इसमें इसीलिए हम क्या होता है, हमारे आपके लिए आपको क्या पढ़ना है, स्मूथ रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. इसके बाद लॉज, किन लॉज पे ये फॉलो करते हैं. देखो दोनों के दोनों रिफ्लेक्शन सेम लॉज को फॉलो करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमें वो स्टडी करने हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और हमारे को कौन सा स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे स्मूथ रिफ्लेक्शन. द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन वी विल बी स्टडीइंग विल बी स्मूथ रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे हम पहले बात करते हैं. देयर आर बेसिकली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दो लॉ हैं, उन दोनों को समझना है. इजी है, बहुत आराम से समझे जाएंगे. पहला लॉ पढ़ते हैं. तो उसके लिए हम पहले डायग्राम्स, थोड़ा सा डायग्राम भी क्लियर कर देते हैं. तो रहेगा ये हमारा स्मूथ सरफेस है. लेट्स सपोज लाइट आई और ये बाउंस बैक होके चली गई. तो हम क्या करते हैं, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं. इसको हम कहेंगे नॉर्मल. इसलिए होगा हमारा नॉर्मल. जो लाइट हमारी आई उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे. एंड जो बाद में रिफ्लेक्ट होके चले गई उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. सो अब इसको हम समझते हैं, नॉर्मल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. फर्स्ट लॉ हम बात करते हैं
तो फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे ये वाला जो रे है हमारा, सेकंड इज कॉमन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in same plane। मतलब देखो ऐसा है, अगर मैंने इंसिडेंट रे यहां से जा रही है, नॉर्मल मेरा इस तरह है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से होगी। ये ऐसा नहीं होगा इंसिडेंट रे यहां है, नॉर्मल यहां है, रिफ्लेक्टेड रे बाहर को निकल जाए या अंदर को चले जाए। तो इसी तरीके ये हमारा एक प्लेन पे रहेगा। अगर मेरी लाइट यहां से आ रही है एंड नॉर्मल इज आउटसाइड, तो ये बाउंस बैक करके बाहर को ही जाएगी। तो ये हमारा एक ही प्लेन में लाइट करेगा हमेशा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड जो लॉ है दैट इज सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, हमारे को अब ये समझते हैं क्या होता है। जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करा जाता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों टाइप के रिफ्लेक्शंस आपके रफ हो जाए या फिर स्मूथ रिफ्लेक्शन हो जाए, ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्शन लॉज फॉलो होते हैं। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इन लॉज को, ये तो लॉज हमें पता लग गए, तो हम ऑब्जेक्ट जनरली हमारे को क्या चाहिए, स्मूथ रिफ्लेक्शन की हम स्टडी करेंगे। तो हमें स्मूथ सरफेसेस जो चाहिए होते हैं, उनमें से जो हमारा मेन जो है हम ज्यादातर यूज करेंगे दैट इज मिरर। अब हम बात करते हैं मिरर के लिए। तो नेक्स्ट इज मिरर के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो मिरर के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम मिरर्स को तो देखते ही देखते हैं, हमारे आसपास कितने मिरर्स हैं, हम मिरर्स को देखते ही हैं। सुबह मॉर्निंग में आप एक मिरर को देखते हो, प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हो, दैट इज आल्सो अ मिरर, इट इज अ स्मूथ सरफेस। तो हम बात करते हैं मिरर्स। तो मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स आर स्मूथ सरफेसेस, ठीक है, जिनमें हम अपने आप को देख पाते हैं। तो मिरर्स की अगर हम बात करें टाइप, ठीक है, तो मिरर्स के दो टाइप होते हैं, मिरर्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज प्लेन मिरर, हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो आप जो ड्रेसअप करते हो तो आप जो जिस मिरर में देखते हो वो भी एक प्लेन मिरर होता है। नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर, जो हमारे लिए हमें पढ़ना है मेजर स्फेरिकल मिरर, और इनके बारे में भी पहले हम प्लेन के बारे में स्टडी करते हैं, फिर स्फेरिकल में आते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में भी हमें आगे दो पढ़ने पड़ेंगे, हम लिख ही देते हैं, अभी समझा देते थोड़ा सा। वन इज कॉन्केव मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो तरीके के हो जाते हैं आपके स्फेरिकल में, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सो स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। अब आते हैं प्लेन मिरर। ठीक, नाउ प्लेन मिरर। ठीक, ओके। अब प्लेन मिरर आता है, बनता कैसे है प्लेन मिरर, तो हम पहले स्टडी करते हैं कि ये मतलब क्रिएट कैसे किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे किए जाते हैं। प्लेन मिरर कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। प्लेन मिरर क्या होता है, ग्लास ही होता है,
आप एक बहुत पतला सा ग्लास लेते हैं, ग्लास का स्लैब, और उसको एक साइड से पॉलिश कर देते हैं विथ सिल्वर कलर। कौन से कलर होता है ये याद रखना है, सिल्वर कलर पॉलिश होती है। ये क्या होता है? सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश। जब हम एक ग्लास को अगर एक साइड से सिल्वर पॉलिश कर देते हैं तो वो हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। फ्लैट ग्लास लिया आपने बिल्कुल स्मूथ, उसको क्या किया, एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो आपका ये क्या हुआ, मिरर बन गया। तो एक साइड जो बैक साइड होती है उसे हम कहते हैं पॉलिश्ड सरफेस, सिल्वर पॉलिश सरफेस, और जो ये वाला पार्ट होगा जिस आगे जो है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वो सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो हम इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर अगर हम बात करें तो कैसे बनता है? इट इज अ ग्लास स्लैब, थिन ग्लास स्लैब पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड विद अ सिल्वर पेंट, विद अ सिल्वर पेंट वो पॉलिश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपकी मिरर बनते हैं। ओके, इसमें अब हम बात करते हैं मिरर। ये मिरर हमने आसपास हमेशा देखते हैं, तो ये मिरर की क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम ये यूज करते हैं, या हम इनकी बात करते हैं इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है प्लेन मिरर में। हम बात करेंगे प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो अगर हम बात करते हैं पहले इसको, एक प्लेन मिरर हमने रख दिया विद पॉलिशिंग, ये पॉलिशिंग है। तो इसमें हम बात करेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट या एक ह्यूमन, ठीक है। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इसकी जो इमेज की बात करते हैं, इमेज फॉर्मेशन में हम बात करें तो इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, इमेज जब आप देखते हैं तो आप ही के हाइट की इमेज ऑब्जेक्ट बनती है, बिल्कुल सेम आपकी जितनी हाइट है, आपकी हाइट है, सपोज करो आपकी हाइट है h, तो इमेज भी कैसे बनेगी, h हाइट। तो फर्स्ट पॉइंट, सेम हाइट, सेम साइज। अगर हम बात करते हैं सेम साइज, तो ऑब्जेक्ट जैसा होता है उतने ही हाइट, सेम साइज की इमेज बनती है प्लेन मिरर में। सेकंड चीज, अगर आप प्लेन मिरर से d डिस्टेंस की दूरी पे खड़े हैं तो इमेज जो बनेगी वो भी क्या बनेगी, इमेज भी कहां होगी, वो भी d डिस्टेंस की दूरी पे होगी। ये है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जितना दूरी पे आप ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से खड़े होंगे उतने ही दूरी पे ऑब्जेक्ट भी, वो इमेज भी आपको मिलेगी। तो एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस इमेज भी कैसे बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है। नेक्स्ट इज आप सीधे खड़े हैं तो आप भी सीधे ही दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्ड एज इरेक्ट। इसको हम कहते हैं इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब आप सीधे खड़े हैं तो आप वो इमेज भी क्या होगी, सीधी खड़ी है। तो जैसे है आप, अगर आप जैसे सर ऊपर है पैर नीचे है तो इमेज का भी सर ऊपर पैर नीचे, उल्टा हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। तो ये क्या है, इरेक्ट इमेज बनाता है। ओके, एंड लास्ट देख लेते हैं, एक और है, दैट इज वर्चुअल इमेज। इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेज अगर आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपसे, आपके बाहर बने, मिरर से बाहर बने, तो वो क्या होती है, उसे हम एक स्क्रीन पे ले सकते हैं, एक पेपर पे हम उसे ले सकते हैं। इस टाइप की इमेज को कहते हैं रियल इमेज। जब आपकी इमेज मिरर से बाहर बनती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। अगर वो मिरर के अंदर बन रही है, इस टाइप की इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज, जिसे हम एक स्क्रीन पे नहीं ले सकते, उन्हें हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये कैसी इमेजेस बनती है यहाँ पे, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इन नेचर। कैसा होता है, वर्चुअल होती है। एंड लास्ट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन इज राइट अपीयर लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर राइट। क्या होता है, आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो क्या होगा, आपने राइट हैंड उठाया, मिरर में क्या होगा, वो बंदा, वो सामने वाला लेफ्ट उठाएगा। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आपका राइट वहां पे जाके लेफ्ट बन गया, तो इस टाइप को कहते हैं
लेटरल इन्वर्जन। तो अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर के बारे में, तो हम ये कहेंगे कि इट विल बी ऑफ सेम साइज एट अ सेम डिस्टेंस, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लेटरल इन्वर्जन, विद अ लेटरल इन्वर्जन। तो ये आपके इमेज बनने का, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है उसके इमेज फॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज रहती है, नेचर रहता है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा एक समझते हैं, एक सिंपल पॉइंट से समझते हैं इस तरह से। अगर मैं बोलता हूं एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपने 10 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा किया है, तो इमेज भी कितनी दूरी पर खड़ी होगी बनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अगर एक सिंपल इसमें क्या होता है, कंफ्यूज करता है अगर आप क्वेश्चन में, वो क्या बोलेगा आपको, ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, और मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज से कितनी दूरी है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट इमेज मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इमेज जो होगी इट विल बी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इमेज भी दूर होगी मिरर से, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 6 फीट है, तो इमेज भी कितनी होगी, 6 फीट की हाइट की होगी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज करो 20 स्पीड से इधर को भाग रहा है, तो इमेज भी क्या होगी, 20 स्पीड से मिरर की तरफ को भागती हुई आएगी, ये चीज भी सेम रहेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा और। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मल्टीपल इमेजिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है मल्टीपल इमेजिंग। मल्टीपल इमेजिंग, हम में से जो लोग कभी भी सैलून में गए होंगे, तो सैलून में क्या होता है, आप जब बैठते हैं तो आपके फ्रंट में एक मिरर होता है और बैक में एक मिरर होता है, और आप जब उसमें इमेज देखेंगे तो आपको मिरर में आपकी जैसी बहुत सारी इमेजेस बनती हुई दिखाई देंगी। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मल्टी इमेजिंग। व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर kept parallel to each other and an object is standing in between, ऑब्जेक्ट बीच में खड़ा है, तो आपकी क्या होगी, इसकी इमेजेस बहुत सारी बनेंगी, आपकी इसकी जो इमेजेस है बहुत सारी इमेजेस बनती है। इस टाइप के फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मल्टी इमेजिंग। तो हम इसको समझते हैं, अच्छा ये पैरेलल में ही होगी, नहीं, ये क्या होगा, मिरर को अगर हम किसी और एंगल में भी करें तो क्या होगा, ये इमेजेस बनती चली जाएंगी। तो अगर एक सिंपल डेफिनेशन बात करें मल्टी इमेजिंग की, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल, व्हेन टू प्लेन मिरर्स, टू और मोर भी हो सकते हैं लेकिन हम टू की बात करते हैं, टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट एन एंगल then a number of images are formed of an object, then a number of images are formed, this phenomena is called as multi imaging, this phenomena is known as multi imaging। तो ये फिनोमेना को क्या कहा जाता है, मल्टी इमेजिंग कहा जाता है, मल्टी इमेजिंग। तो ये इसे हम कहते हैं मल्टी इमेजिंग। एक तुम्हें अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशन, अगर बात करते हैं तो एप्लीकेशन में आता है क्लाइडोस्कोप करके एक चीज होती है, आप उसमें क्या करते हैं, मल्टीपल इमेज, उसमें क्या होता है, 3 प्लेन मिरर्स आर यूज्ड, एक प्लेन मिरर, 2 और 3, ये 3 प्लेन मिरर रखे जाते हैं, और इनके बीच में क्या करते हैं, बीड्स रख देते हैं, बीड्स, आप कुछ भी रख सकते हो, 2-3 चीजें, तो बहुत सारी मल्टी इमेजेस बनती है, उससे क्या होता है, डिजाइन्स बनते हैं। तो ये आपके बहुत ज्यादा, इसलिए क्या होता है, ये डिजाइन्स, बहुत सारे नए डिजाइन्स बनते हैं, तो इसको ये भी क्या है, मल्टी इमेजिंग का एक एग्जांपल है।
तो इस तरीके से बनते हैं। चलो एक आपको थोड़ा सा बना के देखते हैं क्या होता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। सपोज करो हमने क्या किया, दो प्लेन मिरर्स को हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री के एंगल में रख दिया, 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया। ये हम टॉप से देख रहे हैं, ये एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, आपका ऑब्जेक्ट इस जगह पे खड़ा है। ओके, सो क्या होगा, इसकी एक इमेज बनेगी यहां पे सामने, इस मिरर में बनेगी, ये इसकी एक इमेज यहां पे बनेगी, इस जगह पे बनेगी। सिमिलरली अब क्या होगा, जब ये आप ये देखेंगे ना, ये मिरर, ये वाला मिरर, इसके अंदर रिफ्लेक्शन दिखेगा, और इससे क्या होगा, इन दोनों से एक इमेजेस बनेगी यहां। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये था, तो इसकी इमेजेस बनेगी, इमेज 1 या इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। तो एक ही ऑब्जेक्ट के हमने 3 इमेजेस और बना दी। इस टाइप की जो इमेज फॉर्मेशंस होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मल्टी इमेजिंग। तो समझ आ गया होगा, इतना है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। तो आप जब दो मिरर्स को एक एंगल पे सबटेंड करके रख देते हैं, ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का था, तो ये कितना है, इसने 3 इमेजेस बनाई। तो इस तरीके से ये इमेजेस बनाता चले जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हम टाइप्स ऑफ इमेजेस बताएं तो इट इज 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर -1, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट भी होता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, प्लेन मिरर के निकालते हैं। ये आप बाद में आगे पढ़ेंगे, फर्दर क्लासेस में आपको ये आएगा मल्टी इमेजिंग के बारे में। ठीक है, सो प्लेन मिरर में आपने उसके लॉज पढ़ लिए, प्लेन मिरर कैसे बनता है ये समझ आ गया। प्लेन मिरर की टाइप्स, जो इमेज फॉर्मेशन होती है, उसमें कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसा नेचर होता है, वो हमने समझ लिया। मल्टी इमेजिंग के फिनोमेना को हमने क्लियर कर लिया। तो ये हमारा प्लेन मिरर में इतना ही था। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्फेरिकल मिरर्स, जो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे।